हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में घटनासार की जो वार्षिकी मैगजीन नई वाली आई हुई है यूपी PCS 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में आज की इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमें पढ़ना है वो है CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति पद का जो जिक्र है संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 63 में है। किस में है? 63 में है। ठीक। अच्छा, इसके बाद याद रखना हमें क्या कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आर्टिकल 64 में ये जिक्र है। ठीक है। अब बात आती है दो तीन चीज़ों की, जैसे कि उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल कौन से होते हैं। ठीक। जिन निर्वाचक मंडल की हम बात करेंगे जिससे चुनाव हुआ है तो वो उसका जिक्र है आर्टिकल 66 क्लॉज 1 में है। ठीक। पदावधि यानी कि जो पदावधि होती है उपराष्ट्रपति की वो आर्टिकल 67 में होता है। ठीक। ये याद रखना है इसके, क्योंकि ये काम आएगा। और इसमें एक सवाल बन सकता है वो कि क्या बन सकता है कि जो जगदीप धनखड़ थे, ठीक है, जगदीप धनखड़, ठीक, वो क्या हुआ कि उन्होंने जो है अपना उपराष्ट्रपति पद का उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत दिया था? तो उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने सिग्नेचर सहित जो लेख द्वारा अपना पद त्याग किया था। किस आर्टिकल के तहत? तो 67 क्लॉज ए यानी कि क्लॉज क में। ठीक है। 67 वाला आर्टिकल जो है उसका क्लॉज क जो है उसी के तहत इन्होंने उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा पदत्याग किया था। ठीक है। तो ये ये आपका जो है उपराष्ट्रपति पद का जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो हमने आपको बता दिया। बात आती है इसमें कि नाम को याद रखना, CP राधाकृष्णन है लेकिन चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। B सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने 152 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। ठीक है। अब तक अगर हम बात करते हैं तो 14 उपराष्ट्रपति बने थे। दो बार जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी रह चुके हैं। इसलिए वोटिंग जो है वो 17 बार हो चुकी है। ठीक है अब तक। लेकिन 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं CP राधाकृष्णन। टोटल बात करें निर्वाचक मंडल में तो 788 सदस्य होते हैं, जिसमें 245 राज्यसभा के 543 लोकसभा के होते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो यूपी PCS में एक स्टैटिक क्वेश्चन ये भी बनता है, भारत के उपराष्ट्रपति भारत के जो महिला आयोग के अध्यक्ष रही हों या फिर जो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मिलाने को देता है। जैसे कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। ठीक है। दूसरी बार कौन थे बने थे? वो दूसरा बार बने थे जाकिर हुसैन बने थे। ठीक है। तीसरी बार VV गिरी बने थे। चौथी बार जो है गोपाल स्वरूप पाठक थे। इसके बाद जो है BD जनी थे न्यायमूर्ति। इसके बाद हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति जो थे वो बने थे। इसके बाद R वेंकटरमण बने थे। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने थे। फिर इसके बाद कृष्णकांत बने थे। फिर इसके बाद जो है भैरव सिंह शेखावत बने थे। फिर इसके बाद हामिद अंसारी बने थे। और इसके बाद वेंकैया नायडू, फिर जगदीप धनखड़, और फिर अब कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन बने हैं। तो ये आपको मैंने क्रम बता दिया। ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट, स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025 में NCAP के तहत 9 सितंबर को स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 को जारी किया गया। ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या फैक्ट्स याद रखना है कि इंदौर, देवास और अमरावती जो है टॉप प्रदर्शन करने वाले शहर बन करके उभरे हैं इस पूरे रैंकिंग में। ठीक है। तो जो इस अवसर पर जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने क्या एक लक्ष्य तैयार किया था क्या कि 17 सितंबर, जो अभी आज 19 है, तो 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में 75 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है घोषित किया है। ये चल रहा है अभी। ठीक है। कितना? 75 करोड़ पौधे लगाने। अगले साल जब हम स्वच्छ वायु जो सर्वेक्षण का मूल्यांकन करेंगे वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों का, तो उसमें वार्ड को भी गिना जाएगा। वार्डों में जो शहर में वार्ड होते हैं ना, तो उनके प्रयासों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। उसके लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। तो ये जो पूरा मूल्यांकन था पुरस्कारों के लिए, उसमें जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया था। अब बात आती है कि इस पे 3 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, दूसरा है 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर, और तीसरा है 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। तो जब हम बात करते हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, तो इंदौर पहले स्थान पे है। इसके बाद आपको जबलपुर मिलता है। फिर हमारा यूपी जो है उस पर एक जो जिला है आगरा, और जो गुजरात का सूरत जिला है वो ज्वाइंटली तीसरे स्थान पर है। ठीक है। तो हमें यूपी के आगरा को भी याद रखना है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में तीसरे स्थान पर
यूपी का एक जिला आगरा है। इसके बाद आते हैं जब दूसरा वाला श्रेणी 3 लाख से 10 लाख की आबादी की जब हम बात करते हैं, तो 3 से 10 लाख की आबादी में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का अमरावती जो है प्रथम है, यूपी के 2 जिले झांसी और मुरादाबाद इसमें आते हैं दूसरे स्थान पे, ठीक है। और तीसरा स्थान पे जो है राजस्थान का अलवर जिला यह आता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो 3 लाख से कम आबादी वाले जो छोटे शहर है, इसमें एमपी का जो देवास जिला है वो टॉप पोजीशन पे रहा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का परवाड़ू और उड़ीसा का अमदुल जो है अमदुल वो तीसरे स्थान पे रहा है। पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव थे उन्होंने रामसर संधि के तहत वेटलैंड्स के तहत जो है आर्द्र भूमि के शहरों के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए इंदौर और उदयपुर को उन्होंने पुरस्कृत किया है। तो अगर हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के तहत जो भारत में आर्द्र भूमि स्थल है उनकी संख्या कितनी है, तो हमारे 91 हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री का एक जो स्टेटमेंट है, इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हो कि अगर जंगल फेफड़े हैं पृथ्वी के तो झील जो है वो गुर्दे का काम करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं हम लोग SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 40 से 25 पहुँच चुकी है। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है इसमें गिरावट आई है, ठीक है। अब ये जो नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट है SRS 2023, इसके अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की जो सर्विसेज बेहतर हुई हैं, इसी कारण से ये सारी चीज़ें इसमें प्रदर्शित होती हैं। याद रखना हमें क्या है कि 2013 में जब 1000 नवजात शिशुओं की जो मृत्यु दर थी 40 थी, उसमें से 40 जो शिशु थे वो असमय मृत्यु के काल के ग्रास बनाते थे, तो वो संख्या घट करके कितनी हो चुकी है, वो 25 हो चुकी है, यानी कि 37.5% की गिरावट आई है। स्टेटमेंट में एक सवाल बन सकता है आपको करंट अफेयर्स में, ठीक है। अब इसमें इस रिपोर्ट में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो बताया गया है कि 1971 के 129 से 80% की गिरावट आई है। MP, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में सबसे उच्चतम स्तर की गिरावट दर्ज की गई और सबसे कम स्तर रहा है, इसमें याद रखना है गिरावट नहीं, सबसे उच्चतम स्तर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी का कहाँ दर्ज किया गया है, MP, छत्तीसगढ़ और यूपी में 37, और सबसे कम स्तर कहाँ पे रहा है, तो मणिपुर में रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केरल जो है 21 बड़े राज्यों यानी जो बड़े स्टेट्स की बात करते हैं, इसमें कैटेगरी बनती है ना कि ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये बड़े के राज्य हैं, ये बड़े राज्य हैं, छोटे राज्य हैं। तो बड़े राज्यों में से केरल 21 बड़े राज्यों में से एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके एकल अंक सिंगल डिजिट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दर्ज किया गया, यानी टोटल कितना 5, ठीक है। मणिपुर के बाद ये दूसरे स्थान पर सबसे टॉप पे कौन है, मणिपुर है, ठीक। अब आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ग्रामीण सेक्टर की बात करते हैं तो वो 44 से घटकर 28 पहुंच गई है। शहरी क्षेत्रों में 27 से घटकर 18 हो चुकी है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, तो इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर होता है जिसमें मृत्यु दर को, डेथ रेट को इस आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि एक वर्ष में कम आयु के प्रति 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मौत हो जा रही है, इसी से हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को जो हम डिफाइन करते हैं। वही अगर हम बात करते हैं कि जन्म दर, जो बर्थ रेट होता है वो क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो किसी क्षेत्र में, किसी रीजन में, ठीक है, और किसी वर्ष में, ठीक है, उसमें क्या है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने जीवित नवजात की संख्या है, इसको बताता है बर्थ रेट, ठीक। तो ये हमें याद रखना है कि पिछले दशक में बर्थ रेट जो है वो करीब 14% की गिरावट आई है और यह घट करके 18.4% हो गई है 2023 में, ठीक। अब हम बात इसमें ये करते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पे अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो बर्थ रेट में भारी गिरावट आई है, 18.4% हो चुका है, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट दर्ज की गई है 25.8%, 25.8% बर्थ रेट के साथ बिहार टॉप पे है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे कम है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग की हिस्सेदारी और प्रजनन दर में गिरावट की, तो जनसंख्या में 0 से 14 आयु वर्ग की हिस्सेदारी कम होती जा रही है, ठीक है। और प्रजनन दर जो प्रजनन दर होता है, इन जो फर्टिलिटी रेट होता है उसमें भी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग 1971 से 1981 के दौरान जो जनसंख्या थी वो घटी थी। अभी अगर बात करें तो प्रजनन दर जो है जो अभी वर्तमान में 1991 से 2023 के बीच में जो पूरे जो 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग का हिस्सा है वो 24.2% हो चुका है। वहीं अगर प्रजनन दर जो फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो 2023 में कितनी हो चुकी है, 1.9 हो चुकी है। 1.9 हमारी फर्टिलिटी
मॉर्टेलिटी रेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे इस रिपोर्ट से मालूम चलती है। जो भारत में SRS है, दुनिया का सबसे बड़ा जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों में से एक होता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक नमूना जो है यानी सैंपल्स को शामिल किया जाता है। 88 लाख जो सैंपल्स है जो जनसंख्या के उसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एक जो आर्थिक रूप से सक्रिय समूह यानी कि कामकाजी वर्ग की बात करते हैं, तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक की आयु के समूह की जब बात करते हैं तो सबसे कम आबादी जो है वो बिहार में है 60.1%। इसी वर्ग की जनसंख्या राजस्थान में देखें तो 63.4%, उत्तराखंड MP में तो 63.9% तक है। ठीक है, जो शहरी जनसंख्या है वो काफ़ी अधिक जो है इसमें कामकाजी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। नेक्स्ट अब इसमें आते हैं NIRF रैंकिंग, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की घोषणा की गई सितंबर 2025 को। IIT मद्रास नंबर 1 पे है। ठीक है, IIT मद्रास, फिर IIMC बेंगलुरु है, फिर IIT बॉम्बे है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो इंजीनियरिंग में बेस्ट IIT मद्रास है, इनोवेशन में भी IIT मद्रास है। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो जो कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज में हिंदू कॉलेज टॉप पे है, और स्टेट की पब्लिक यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो जादवपुर विश्वविद्यालय जो है वो टॉप पे रहा है। इसके साथ इसमें एक नई श्रेणी जोड़ी गई थी, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की नई श्रेणी जो जुड़ी गई, इसमें भी IIT मद्रास जो है वो टॉप पे रहा। ठीक है, एकमात्र सिंगल इंस्टीट्यूट रहा। इसके बाद इसमें बात आती है जब जो NIRF रैंकिंग होती है, ये क्या करता है, हायर एजुकेशन को कुछ मूल्यांकन करता है कुछ मानदंडों पे। कौन से मानदंड है, तो 5 पैरामीटर्स हैं। इन्हीं 5 पैरामीटर्स पे ये मूल्यांकन करता है। हालांकि अगले साल से ये 6 पैरामीटर हो जाएंगे। कैसे वो मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें पैरामीटर क्या क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम्स, चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और चौथा है आपका परसेप्शन। ठीक है, पांचवा आपका परसेप्शन है। ठीक है, तो ये 4-5 जो है इसका पैरामीटर्स हैं। अब इन पैरामीटर्स में बात करें तो यहाँ पे जो हम रिपोर्ट जारी हो रही थी तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बात क्या कही कि ये बात इन्होंने बोली कि उद्यमिता को रैंकिंग का नया पैरामीटर बनाया जाए। ठीक है, सुझाव दिया, हो सकता है अगली बार ये लागू हो जाए। ठीक है, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे एक पैरामीटर बनाया जाएगा कि इसको भी इसमें शामिल करके ये रैंकिंग प्रोवाइड की जाए। इसी के दौरान जो है ये जब धर्मेंद्र प्रधान जब इसको रिपोर्ट को जारी कर रहे थे तो विकसित भारत 2047 की दिशा में इंपॉर्टेंट एक स्टेप बताया और वन नेशन वन डेटा पॉलिसी की घोषणा की। तो किस पॉलिसी की घोषणा की है, तो वन नेशन वन डेटा पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। भारत की पहली स्वदेशी 32 बीट चिप विक्रम लॉन्च हुई है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 हुआ था 2 सितंबर को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का पहला 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम, इसका नाम क्या है, विक्रम, इसको उन्होंने प्रदान किया, लॉन्च किया। ठीक है, 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 2021 में हुई थी। स्टेटमेंट में एक सवाल बन सकता है, कारण क्या था कि जो विदेशी माइक्रो प्रोसेसर है उस पर भारत की डिपेंडेंसी को कम किया जाए, और 3 वर्षों में भारत जो था वो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर स्टेट के तौर पे वो उभर कर निकले के सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चिप को डिजिटल डायमंड बताया। ठीक है, डिजिटल डायमंड बताया। और ये जो चिप को बनाया किसने है, तो इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी जो मोहाली है इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। दोनों चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जिसकी फीचर्स क्या है, तो डेटा प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है, फ्लोटिंग पॉइंट जो काउंटिंग है, जो एकदम सटीक नेविगेशन है, गाइडेंस है, एटा प्रोग्रामिंग भाषा का जो समर्थन करता है, ये सारी इसके फीचर्स हैं जो टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं इसमें। यहाँ इसमें एक चीज़ और भी याद रखनी है कि माइक्रो प्रोसेसर जो ये बनाया गया है विक्रम, इसमें ये -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +125 डिग्री सेल्सियस तक जो चरम पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब में भी ये काम कर सकता है, और कंपन यानी कि जो वाइब्रेशन है और विकिरण रेडिएशन का भी ये जो है प्रतिरोधी है, उसको भी ये जो है सह लेता है। अब बात आती है इस चिप का जो PSLV C-16 मिशन के दौरान अंतरिक्ष में इसको जो है सत्यापन वेरिफिकेशन किया भी गया था। ठीक है, जनजाति भाषाओं के लिए नेक्स्ट आता है कि जनजाति भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाणी की शुरुआत हुई है, लॉन्च किया गया है, बीटा वर्जन इसका। ठीक है, तो जनजाति कार्य मंत्रालय ने जो जनजाति भाषाएं हैं उनके लिए पहला AI बेस्ड अनुवादक आदिवाणी को बीटा संस्करण को लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये जो है AI बेस्ड जो है ये अनुवाद उपकरण है जो कल्पना
कल्पना जनजाति, इसकी कल्पना क्या की गई थी कि जनजाति जो भाषाएं होंगी उन पर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के विकास के तौर पे इसको जो है डेवलप किया गया था। ये पूरे भारत भर में जो जनजाति भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए, उनका पुनरुद्धार करने के लिए कम्युनिटी बेस्ड जो पहल है उसके साथ एआई की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, जो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर में, ठीक है, और भी सारे जो छत्तीसगढ़ मेघालय में जो जनजाति जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके संस्थानों से तो ये मिलकर विकसित किया गया है। बीटा संस्करण में जो ये आदिवाड़ी है ये संथाली यानी उड़ीसा की, भीली एमपी की, मुंडारी झारखंड की और गोंडी छत्तीसगढ़ के, इन भाषाओं का समर्थन करेगा। ठीक है, अब ये जो पूरी पहले डिजिटल इंडिया के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, आदि कर्मयोगी अभियान, अभी हम लोग नीचे मैं आपको पढ़ाऊंगा, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सर्ग अभियान मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो इन सारे पहलों को जो है बढ़ावा देगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एनएसएस ने व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण जो है शिक्षा 2025 जारी की है। तो कॉम्प्रहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन 2025 जो है एनएसएस का 80वें दौर का जो है भाग के रूप में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल, कुल जो छात्र का नामांकन है उसमें इसकी हिस्सेदारी सरकारी स्कूलों की कितनी है, 55.9% है। ये शिक्षा प्रदान करने में इंपॉर्टेंट भूमिका है, जहां इसमें अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी काफ़ी है। 66% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं और इसके साथ शहरी क्षेत्रों में 30% हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो आपका गैर निजी गैर सहायता प्राप्त जो स्कूल है उसमें पढ़ने वाले छात्रों का देश भर में ऐसा कितना है, 31.9% है और 27% बच्चे निजी कोचिंग वगैरह ले चुके हैं। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है जामनगर, विश्व का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ऊर्जा कॉम्प्लेक्स जो है ये बनकर सामने आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर और कच्छ को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें तो इसमें क्या क्या की चीज़ें शामिल की जाएंगी, तो सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों का विशाल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का खाका यहाँ पे दिया गया है। तो धीरू भाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स जामनगर में बन रहा है। विश्व स्तर पे बिल्कुल अनूठा ये है। इसमें सौर पैनल लगेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन के लिए गीगा फैक्ट्री एक जगह पे स्टैब्लिश की जाएंगी। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स में जो बैटरी गीगा फैक्ट्री है 2026 से 40 गीगाहर्ट्ज जो प्रतिवर्ष जो क्षमता है उसे शुरू होकर 100 गीगाहर्ट्ज आवर्स तक जो है प्रतिवर्ष तक ये पहुंचेगा। ठीक है, अब बात आती है इसमें कि कच्छ में सबसे बड़ा सौर स्थल बन रहा है भारत का। कच्छ में जो है भारत का सबसे बड़ा सौर स्थल बन रहा है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में। रिलायंस बना रही है 5.5 एकड़, सिंगापुर से 3 गुना बड़ा। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना बनेगी। ठीक, इसमें 55 मेगावाट सौर मॉड्यूलों की स्थापना कैपेसिटी होगी। ठीक, अब इसमें बात आती है कि जो ये पूरी जो सुविधा बन रही है, जो फ्री फैसिलिटी बनकर तैयार हो रही है, आने वाले 1 दशक में यानी 10 सालों में भारत की जो लगभग 10% की बिजली की मांग डिमांड जो है इसको पूरा कर देगी। ठीक है, तो रिलायंस का जामनगर, कच्छ और कांडला की जो परियोजनाएं हैं इसको रिलायंस इंडस्ट्री ग्रीन एनर्जी के इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के तौर पर भी इसको बनाने का योजना बना रहा है आपस में जोड़ के। ठीक है, अब आते नेक्स्ट टॉपिक पे, शिक्षा मंत्रालय की स्कूली भारत की स्कूली शिक्षा पर यूडाइस रिपोर्ट जो है वो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें बताया क्या गया है शिक्षा मंत्रालय में कि शिक्षक छात्र अनुपात की बात करते हैं जब हम लोग, तो शिक्षक छात्र अनुपात जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका अनुपात है 1:30। ठीक है, 30 छात्रों पर एक शिक्षक की अनुपात उससे काफ़ी बेहतर है। ठीक, स्कूल नामांकन दर की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल नामांकन दर में थोड़ी सी कमी आई है। 24.69 करोड़ का जो है पूरी आंकड़ा ये बन चुका है। स्कूल छोड़ने का, स्कूल ड्रॉप आउट का जो रेट है वो घट चुका है। प्राइमरी स्तर पे अगर बात करें तो ये 3.7 से घटकर 2.3 हो चुका है। माध्यमिक स्तर पे बात करें तो 5.2 से घट करके 3.5 हो चुका है। और मध्य स्तर पे, और माध्यमिक स्तर पे बात करें, मध्य स्तर पे था मिडिल पे, और माध्यमिक पे देखें तो ये 8.2 हो चुका है, 10.9 से घट करके। बेहतर जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अगर बात करते हैं, सकल नामांकन रेशियो की अगर बात करते हैं तो ये बढ़ा है, 90.3 पहुंच चुका है। ठीक है, ये मध्य में यानी कि जो मिडिल स्कूल में, और माध्यमिक में अगर बात करते हैं तो वो बढ़कर के 68.5 हो चुका है। ठीक है, बेहतर संक्रमण दर की बात करें तो 98.6 हो चुका है। महिला शिक्षकों का जो अगर प्रतिनिधित्व अगर बात करते हैं टोटल शिक्षकों में तो वो हो चुका है 54.2%। और लड़कियों का नामांकन दर भी बढ़ा है थोड़ा सा,
2%, यानी कि 48.1 से लेकर 48.3 हो चुका है नामांकन दर इस साल 2024-25 में। ठीक है, तो ये हमने इस रिपोर्ट में देख लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब आता है महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट 2025। महिला आयोग की जो अध्यक्षा है विजया रहाटकर द्वारा महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट 2025 को उन्होंने जारी किया। ठीक है, अब ये रिपोर्ट उन्होंने जारी किया तो उसमें बताया कि भारत का जो सुरक्षा स्कोर है वो कितना है, 65% है, जो महिलाओं को सुरक्षा संबंधी जो धारणा है कानून और स्थलों पर उनके अनुभव को दर्शाता है इसमें, यानी टोटल स्कोर कितना है, 65% है। अब इसमें 31 शहरों की जो सर्वेक्षण इसमें किया गया, इसको बताते हैं कि नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल द्वारा किया गया है, और इसे पब्लिश किसके द्वारा किया गया है, तो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। सबसे सुरक्षित शहरों की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर द्वारा जारी किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सिटी इसमें बताई गई है, सबसे सुरक्षित शहर है वो है कोहिमा नागालैंड का, दूसरा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, तीसरा है भुवनेश्वर उड़ीसा का, आइजोल, गंगटोक और ईटानगर। वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे जो ऐसा शहर जो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, उसमें पटना, जयपुर, फरीदाबाद, नई दिल्ली, रांची, श्रीनगर और कोलकाता जो है ये महिलाओं के लिए बहुत खराब स्थल के तौर पे इसको दर्शाया गया, सबसे निचले स्तर पे इन्हें रखा गया है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन साणंद में शुरू की गई है। तो याद रखना, आपको मैंने पिछले साल के मैगजीन्स में भी साणंद में जो सेमीकंडक्टर्स थी उसको मैंने पढ़ा रखा था। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे भूपेन्द्र पटेल, इन्होंने गुजरात के साणंद में सीजी पावर द्वारा विकसित भारत की पहली पूर्ण पैमाने पर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली ओसैट टेस्ट पायलट योजनाओं में से एक का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर के डिजाइन का, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का और डाउनस्ट्रीम कैपेसिटीज का जो समर्थन करता है। ठीक है, जीवन सुविधा और G2 सुविधा, ये जो है इसमें यहाँ पे इसका जीवन सुविधा जो है इसमें बताया गया इसमें कि जो इसका प्रोडक्शन का कितना जो है इसमें पूरा यूनिट होगा उसको यहाँ पे मेजर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जीवन का लक्ष्य क्या 2026 तक इसका वाणिज्यिक उत्पादन करना है, और G2 सुविधा जो है इसकी कैपेसिटी को बढ़ा करके 14.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन करने का लक्ष्य इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हैं, गुजरात के साणंद में ये फैसिलिटी शुरू की गई है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025, तो विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता के प्रबंधन और सुधार में राज्यों की जो प्रोग्रेस है उसका असेसमेंट करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स का 6वां संस्करण इसको लॉन्च किया है। यह जो सूचकांक है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर तैयार किया गया है। ठीक है, 36 भारतीय राज्यों और यूटी को ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का यह आकलन करता है। यह जो संस्करण है 7 महत्वपूर्ण क्षेत्र, भवन, उद्योग, नगर पालिका, सेवाएं, ठीक है, परिवहन, कृषि, बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम्स हैं, और क्रॉस सेक्टर के जो प्रोग्राम्स उसको कवर करने वाले 66 जो पूरे संकेतक हैं, इसमें फ्रंट रनर, ठीक है, अचीवर्स या आकांक्षी दावेदार, ये चार श्रेणी में इसको जो है यहाँ पे उसने मेजर करता है। तो समूह 1 में अगर बात करें तो जो महाराष्ट्र का इसको सबसे अधिक है, फिर समूह 2 में बात करते हैं तो ये आपको बात करते हैं इसमें आंध्र प्रदेश का अधिक है, फिर समूह 3 में असम है, फिर ये त्रिपुरा है। ठीक है, तो अग्रणी राज्यों की जब संख्या बात करते हैं उसमें 7 पहले थी संख्या राज्यों की, अब वो घट गई हैं, 5 हो चुकी हैं एनर्जी एफिशिएंसी में। कौन कौन से? आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। ठीक है, यूपी हमारा किस में है? तो यूपी जो है, यूपी में याद रखना हमें कि सफल अचीवर की श्रेणी में सिर्फ 2 स्टेट हैं, असम और केरल, लेकिन हमारा यूपी दावेदारों की श्रेणी में रखा गया, तीसरा जो है वो। ठीक है, केरल जो है ऊर्जा दक्षता पंपों को अपनाने में सबसे अधिक उपलब्धि हासिल की है, 72% जो है ये कवर कर चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं नीति आयोग ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वीएनआर रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। यूएन की इकोसोक द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच से एसडीजी पर अपनी वीएनआर रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, वीएनआर रिपोर्ट। अब ये जो राष्ट्रीय स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट है, ऐसी प्रोसेस है कि इसमें ऐसी प्रोसेस का हिस्सा जिसके माध्यम से एसडीजी गोल को प्राप्त करने में कितना प्रोग्रेस हुआ उसका असेसमेंट करता है और उसका प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, तो ये 2025 की जो रिपोर्ट है ये तीसरी वीएनआर रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एसडीजी को लागू करने में भारत सरकार का दृष्टिकोण की बात करते हैं तो समग्र सरकार और समग्र समाज का दृष्टिकोण है, इसमें अपनाया गया। सरकार के सभी स्तर पर एसडीजी को अपना लिया गया है। जो सिविल सोसाइटी है इसकी तरफ से भागीदारी का सहयोग भी मिल रहा है। वहीं अगर बात करते हैं सहकारी और प्रतिस्पर्धी संवाद के लिए तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी जो यहाँ पे लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। ठीक है,
नीति आयोग के द्वारा। और एसडीजी इंडिया स्थानीयकरण मॉडल जो है वो एसडीजी फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए जिला, ब्लॉक और गाँव को शामिल किया गया है। नवाचार का जो उपयोग भी किया जा रहा है, यूपीआई वगैरह जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी सेवाओं का जो है यूज किया जा रहा है। एसडीजी की दिशा में भारत की उपलब्धि अगर बात करते हैं तो एसडीजी गरीबी का अंत, पहला वन है एसडीजी वन, क्या है, गरीबी का अंत। ठीक है, तो भारत में जो चरम गरीबी का स्तर है वो घट चुका है। 2022-23 में 2.3% हो चुका है। 171 लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। एसडीजी 2 जो शून्य भूखमरी है वो इसमें हमें याद रखना कि पिछले साल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, लेकिन वो योजनाओं की तरफ से पूछ रहा था और उसमें थोड़ा सा डीपली जाकर उसने स्टेटमेंट बनाकर एक क्वेश्चन बनाया था उसने। ठीक है, 2 स्टेटमेंट के साथ। तो शून्य भूखमरी की बात करते हैं तो खाद्यान्न उत्पादन जो है हमारा काफ़ी बढ़ चुका है, 332 MMT हो चुका है। वहीं लैंगिक समानता की बात करते हैं एसडीजी 5 में, तो सरकारी जो स्थानीय सरकारी निकाय हैं, ठीक है, उसमें 45% महिलाओं के पास अधिक निर्वाचित सीटें हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं तो बाल विवाह की रेट भी घट चुकी है। ठीक है, 23.3% हो चुकी है। एसडीजी 6 की बात करते हैं तो क्लीन वाटर और जो है स्वच्छता के लिए तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति को 2019 के जो 17% से बढ़कर अब उसको 80% तक कर दिया गया है। एसडीजी 7 की अगर हम बात करते हैं तो किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा की जब हम बात करेंगे तो इसमें टोटल जो विद्युत उत्पादन की कैपेसिटी है उसमें गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी हमारी कितनी हो चुकी है, तो 47.37% तक हो चुकी है। एसडीजी 9 जो उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, इसमें वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है वो 48वें से सुधर करके कितनी 2024 में कितनी हो चुकी है, 39वां हो चुकी है। कितना हो चुका है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, तो हमारा 39 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो ये मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के, उन्होंने नई दिल्ली में बायो ई3 पॉलिसी के तहत 1 वर्ष को चिन्हित करते हुए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क और युवाओं के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायो ई3 चैलेंजेस को लॉन्च किया है। करने के लिए क्या है, तो आर्थिक वृद्धि के स्तंभ के रूप में बायोटेक्नोलॉजी को भारत सरकार की प्रतिबद्धता को यह दर्शाता है। इसमें एक स्ट्रैटेजिक जो ये पूरी पहल है, 6 संस्थान इसमें शामिल हैं। कौन कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवांशिक इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, वहीं अगर बात करें तो इसमें मतलब ब्रिक्स NBRI है, फिर ट्रांजिशनल स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है, कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र है, टाटा मेमोरियल कैंसर का जो भी एक एक्सीलेंसी सेंटर है एस्ट्रेक, वो भी है। तो ये क्या है, एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। बायो ई3 चैलेंज जो है एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका विषय क्या है कि सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अणुओं को और अन्य चीज़ों का डिजाइन। इस चैलेंज में जो कक्षा 6 से 12 के स्कूली छात्र होंगे, विश्वविद्यालय के छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, स्टार्टअप्स और भारतीय नागरिकों से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। पता होना चाहिए आपको कि भारत में जो जैव अर्थव्यवस्था है 2030 तक $300 अरब तक पहुंचने की संभावना है, और 24 तक अगर बात करें तो हमें जो है 2024 तक हमें कितना पहुंच चुकी है, तो $165 बिलियन तक ये पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को मंजूरी दिए जाने के बाद विधेयक वर्तमान में अधिनियम के रूप में भारत के खेल प्रशासन में सुधार की दिशा में इंपॉर्टेंट तौर पे लागू हो चुका है। ठीक है, इसे लोकसभा में और राज्यसभा से पास किया गया था। खेल प्रशासन जो है, जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो खेल संघों का ये पूरा मनमानी होता है, इसको कम करने के लिए पूरा ये एक्ट लाया गया है। यहाँ ध्यान देना कि इस नए कानून के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा। जो राष्ट्रीय खेल के जो महासंघ होंगे यही बोर्ड उन सबों को मान्यता देगा, निलंबित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ ये सहयोग करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब जो सभी खेल, याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सभी खेल महासंघ जो हैं केंद्र राज्य सरकार से अनुदान ग्रांट लेते हैं या किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल सुविधा लेते हैं, तो उन्हें आयकर अधिनियम के दायरे में और सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में भी लाया जाएगा। सूचना का अधिकार RTI के दायरे में इनको लाया जाएगा। ठीक है, BCCI RTI के दायरे में नहीं आएगी, यह एक्सेप्शन है क्योंकि ये सरकार से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं लेती, इसलिए BCCI राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में, RTI के दायरे में नहीं आएगी, बाकी सभी खेल महासंघ आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं।
कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव के लिए मानदंड निर्धारित किए गए। इसमें 70 से 75 वर्ष के आयु लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, अधिनियम में बात करें तो राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान किया गया है। ये ट्रिब्यूनल के पास जो है जो अगर सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होंगी, ये जो ट्रिब्यूनल है वो चयन चुनाव से जुड़े विवादों को निपटाएगा और इसकी सीधी अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट में इसकी चुनौती जाएगी, इसके निर्णयों को याद रखना है इस फैक्ट को। ठीक है। अच्छा, सभी जो मान्यता प्राप्त खेल महासंघ होंगे उनके लिए वार्षिक ऑडिट की जानकारी देनी होगी, वरना मान्यता रद्द हो जाएगी। 2036 में जो मेजबानी है ओलंपिक की, उसको अपनी दावेदारी को पेश करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। और इस नए कानून के अनुसार केंद्र सरकार को राष्ट्रीय हित में निर्देश जारी करने और रोक लगाने की शक्ति के तहत एक जो है याद रखना है इसमें कि इस भारतीय टीमों पर और व्यक्तिगत खिलाड़ियों पर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी पर रोक लगाने का अधिकार भी इस पूरे केंद्र सरकार को होगा भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट आयकर संशोधन अधिनियम 2025। इसको केंद्र सरकार ने नए कानून के रूप में नोटिफाई कर दिया है राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद से। ठीक है, तो याद रखना है कि सरकार जो है टैक्स कानूनों को सरल करने के लिए नया आयकर संशोधन विधेयक 2025 को लेकर के आई थी। इसमें बात करते हैं जो कानून की धाराएं हैं आयकर अधिनियम 1961 की, उसको 819 से घटाकर 536 कर दिया गया है। जो चैप्टर्स थी 47 से घटकर 23 हो चुके हैं और जो कानून के शब्दों की संख्या थी वो लगभग 5.12 लाख से घटकर के नए कानून में 2.6 लाख कर दिए गए हैं, यानी कि काफ़ी ईजी बनाया गया है कानून को। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पूरा नया एक्ट है इसमें असेसमेंट ईयर को क्या बोला जाएगा? टैक्स ईयर बोला जाएगा, टैक्स ईयर। ठीक है, अब असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर में चेंज कर दिया गया है। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए निर्माण पूर्व ब्याज पर छूट मिलेगी, पहले ये परिभाषा स्पष्ट थी नहीं। 0 TDS का सर्टिफिकेट जो होगा करदाता वो प्राप्त कर सकेंगे। जिनकी जो कर योग्य आय नहीं है वे बिना ITR फाइल किए रिफंड का दावा कर सकते हैं। जो शेयर बाजार में नुकसान होगा उसको अगले वर्ष में एडजस्ट कर सकते हैं, पहले ये अनुमति थी नहीं। ठीक है, क्रिप्टो एसेट को किसी भी अघोषित संपत्ति के तहत गिना जाएगा। ठीक, अब इसमें एक बात और भी है, डिजिटल प्रूफ मान्य कर दिया गया है। नौकरी पेशा जो कराता है डिजिटल साक्ष्य दे सकता था, पहले दस्तावेज देने पड़ते थे, डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, अब डिजिटल प्रूफ भी को भी यहाँ पे मान्य कर दिया गया है। ठीक है, जो असेसमेंट होंगे वो AI बेस्ड होंगे। ठीक है, कंपनियों पे जो CSR का ट्रेनिंग होता है उस पर खर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पहले ये मिलता था, ये चीज़ें हटा दी गई हैं। TDS रिटर्न करने का जो ना करने पर 500 रुपये रोज पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, और डिजिटल ऑडिट हो सकेगा, विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, आयकर अधिनियम में बात करते हैं हम लोग, तो जो शहरी क्षेत्र है उसके करीब जो खेत होते हैं शहरी क्षेत्रों के करीब, उसमें खेत पे जो आय को कृषि आय न मानकर कैपिटल गेन माना जाता है। लेकिन शहरों से खेत की दूरी को मापा कैसे जाए, इसको लेकर पहले स्पष्टता थी नहीं। अब यह दूरी सड़क से नहीं हवाई दूरी के आधार पर मापी जाएगी। ठीक है, और टैक्स चोरी पर 200% तक जुर्माना, 50 लाख से अधिक ज़्यादा टैक्स चोरी पर जेल की सजा का प्रावधान भी यहाँ पे किया गया है। तो ये पूरा एक्ट हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हो हल्ला मचा था इस एक्ट पे। तो ये राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद से ऑफिशियली कानून बन चुका है भारत में। इसमें क्या होगा, कानून बनने से जो इस क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, लाखों युवाओं को जो वित्तीय जोखिमों से बचाएगा, जो इन सारे गेम्स के लालच में पड़ करके और ये जो है अपना फाइनेंशियल लॉस करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी ऑनलाइन गेम के विज्ञापनों पर पूर्ण रोक लग चुकी है, जिन्हें पैसा ला के खेलना होता है। टीवी या अन्य प्लेटफॉर्म पर इन खेलों के विज्ञापन दिखेंगे नहीं। अगर दिखते हैं विज्ञापन करते तो 2 वर्ष की कैद, 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। नियमों के उल्लंघन पर 3 साल तक की जो कंपनियों को कैद या 1 करोड़ रुपये का जुर्माना दोनों का सामना कर सकता है। बार बार अगर आप करेंगे तो 5 वर्ष की कैद और भारी जुर्माने यहाँ पे लगेंगे आपको। ठीक है, ऑनलाइन मनी गेम से जुड़े जो वित्तीय लेन देन इस पर बैन कर दिया गया है। बैंकों वित्तीय संस्थानों को ऐसे पेमेंट को रोका गया है। ठीक है, और IT अधिनियम सन 2000 के तहत गैर कानूनी गेमिंग मंच तक पहुंच को रोकने के अधिकार के तहत ऐसे लेन देन को प्रोत्साहित करने वाले बैंकों पे भी कार्रवाई होगी। ठीक है, BNS एक्ट के प्रावधान जो होंगे इस पे जांच के तहत लागू होंगे। यह कानून जो है स्पोर्ट्स को देश में प्रतिस्पर्धी खेल के वैध रूप में तैयार करेगा। स्पोर्ट्स के लिए अगर बात करते हैं तो पूरे इसमें तो प्रशिक्षण एकेडमिक्स होंगी, अनुसंधान केंद्र होंगे और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि अब जो ये PUBG सब्जी ये सब चल रमी समी सब ये ड्रीम 11 वगैरह सब चल रहा था, ये सबको इसमें बैन कर दिया गया है। ठीक है, ये सब फालतू गेम्स हैं। ठीक है, अच्छा याद रखना कि ऑनलाइन गेमिंग की गंभीरता आज दुनिया भर में
उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। WHO ने अपने अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण में गेमिंग डिसऑर्डर को एक जो है स्वास्थ्य स्थिति के रूप में जो इसने वर्गीकृत कर दिया गया है। सरकारी गेम आंकड़ों के अनुसार रियल जो गेम होता है, रियल मनी गेम्स होता है, इसके कारण भारतीयों को प्रत्येक वर्ष 15,000 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस भी झेलने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, खान खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम 2025 को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है मंजूरी दी है, 22 अगस्त को लागू हुआ है। ठीक है, अब ये खनिज क्षेत्र को कहीं कहीं ट्रांसफॉर्म करेगा। इस एक्ट के तहत अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है, अब राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट कर दिया गया है। विदेशी परियोजनाओं को भी समर्थन देगा और इसकी जो निधि की कैपेसिटी उसको बढ़ाने के लिए रॉयल्टी योगदान को बढ़ा करके 3% कर दिया गया है। गहन स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए पट्टाधारकों को 10% और 30% तक क्षेत्र विस्तार की अनुमति दी गई है। ठीक है, अच्छा, कैप्टिव खनन में बिक्री पर 50% की जो सीमा हटा करके खुले और बाजार में स्वतंत्र बिक्री की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, यह आयात की निर्भरता को कम करेगा, आत्मनिर्भरता और निवेश को बढ़ावा देगा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 याद रखना है, इसको जो है पारित कर दिया गया है। असम के गुवाहाटी में नए IIM की स्थापना को जो है मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा, पेशेवर शिक्षा के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप है। ठीक, तो गुवाहाटी अगर बात करें तो प्रमुख शैक्षिक और आर्थिक केंद्र है पूर्वोत्तर भारत में, तो उसके लिए IIM गुवाहाटी को जो है यहाँ पे इस पूरे एक्ट में शामिल किया गया है। अभी वर्तमान देखें तो 21 IIM हमारे देश में संचालित हो रहे हैं। भारत सरकार जल्द ही दुबई में IIM के कैंपस शुरू करने जा रही है। ठीक है, अब आते हैं 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो आप। 20 अगस्त को लोकसभा में संविधान का 130वां विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध न्यूनतम 5 वर्ष की सजा के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो बिना दोष सिद्ध किए, याद रखना, बिना दोष सिद्ध हुए बिना भी उन्हें पद से हटना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। इस चीज़ को आपको नोट करना है। यह प्रावधान अपने आप लागू हो जाएगा यदि 31वें दिन तक इस्तीफा या हटने की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो। अब इस विधेयक में क्या क्या प्रस्ताव किया गया है, तो जब हम बात जो करते हैं इसमें याद रखना, तो हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की, जो घटना चक्र में आप लोग पढ़े भी होंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को इसमें डिफाइन किया गया। इसमें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो पूरा आर्टिकल का उसमें जो जिक्र है उसमें क्लॉज 5A जोड़ेगा, एक नया उपखंड जोड़ेगा ये विधेयक जो है संविधान का जो आर्टिकल 75 उसमें एक नया उपखंड 5A जोड़ देगा और इसमें बताया जाएगा कि यदि कोई मंत्री गंभीर अपराधों में 30 दिन लगातार हिरासत में है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा देंगे। कौन? कोई मंत्री। ठीक, यदि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक सलाह नहीं देंगे तो भी मंत्री स्वतः उस पद से हट जाएगा। यही नियम प्रधानमंत्री पर भी लागू होते हैं। उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा वे पदमुक्त हो जाएंगे। विधेयक के प्रावधान के अनुसार रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति होगी। लोकसभा में विधेयक को लेकर हुए हंगामे के बाद इसे ज्वाइंट जो संसदीय समिति होती है, JPC बोलते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको सौंपने का निर्णय कर लिया गया। अब बात आती है कि JPC होती क्या है, तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष विधेयक के लिए उसकी विस्तृत डिटेल जांच के लिए एक गठित की जाती है समिति। इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यह विधेयक जो है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने जाने वाली 31 सदस्यों वाली JPC को भेज दिया गया है। कितने सदस्यों वाली? 31 सदस्यों वाली, 31 मेंबर्स होंगे उसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है। तो फिजी के प्रधानमंत्री को याद रखना है श्री सिटिवेनी लिगामादा राबुका। ठीक है, श्री सिटिवेनी लिगामादा राबुका जो है उन्होंने भारत की यात्रा की। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे हिंद प्रशांत महाक्षेत्र उसको शांतिपूर्वक, मुक्त और इंक्लूसिव क्षेत्र बनाने के लिए काम करने पर सहमति बनी है। ठीक है, वहीं बात करें तो दिल्ली में भारतीय उच्चायोग में एक रक्षा अताशे का पद भी सृजित किया जाएगा। ठीक है, समुद्री सुरक्षा के लिए भारत प्रशिक्षण और उपकरण सहायता करेगा। ठीक, वहीं फिजी के सुआ में 100 बिस्तरों वाला एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी स्टैब्लिश किया जाएगा। HLL लाइफ लिमिटेड और स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा मंत्रालय फिजी में जन औषधि केंद्र का समझौता हुआ है, यानी कि फिजी में एक जन औषधि केंद्र खुलेगा। ठीक है,
भारत का जो मानक ब्यूरो है, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और फिजी का DNTMS के बीच मानकीकरण के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, सहयोग के लिए कॉप MOU हुए हैं। ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नाबार्ड और फिजी डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक MOU हुआ, समझौता हुआ। ठीक है, याद रखना है कि जो त्वरित प्रभावशाली परियोजनाओं के एग्जीक्यूशन के लिए भारतीय अनुदान सहायता एक समझौता किया गया, ग्रांट जो हेल्प किया जाएगा। ठीक है, माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर के भी सहयोग हुआ है। ठीक है, और वैश्विक दक्षिण के लिए भारत के नेतृत्व का फिजी के प्रधानमंत्री जो थे श्री सिटिवेनी लिगाम-मादा राबुका ने, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्तर पर आवाज़ उठाने के लिए ग्लोबल साउथ की महत्वपूर्ण भूमिका पर उन्हें जो है प्रेज भी किया, सराहना भी की है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत का धन्यवाद भी दिया है। ठीक है, तो हमें फिजी के PM को नाम भी याद रखने हैं। फिजी ने भारत का जो UNSC में अस्थायी सदस्यता के लिए सहयोग भी किया है। ठीक है, और अब बात है नेक्स्ट जो हमें पढ़ना क्या है, जनजाति कार्य मंत्रालय की आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान जो है जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को शुरू किया गया था। यह भारत की जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति नेतृत्व कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो 1 लाख जनजाति प्रधान गांवों में 20 लाख जो चेंज लीडर्स हैं, परिवर्तनकारी नेतृत्व करता है, उसको संगठित करना है। विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप जन केंद्रित समावेशी विकास के मॉडल के तौर पे ये नींव रखता है। ठीक है, इसमें याद रखना है कि ये जो पूरा ये इसका 3 आदर्श है, सेवा, संकल्प और समर्पण, इस पे बेस्ड है। और ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इन जो टैग लाइन्स है इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करता है, इसको इसी के अनुसार इसी को प्रतिबिंब करता है। यह जो पहल है वो जनजाति गौरव वर्ष का केंद्रीय हिस्सा है, जो भारत की जनजाति विरासत और भविष्य का उज्जवल उत्सव मनाते हैं। ठीक है, अभियान का उद्देश्य क्या है, तो उत्तरदायी और जन संचालित शासनों को सभी स्तर पर बढ़ावा देना है। लैब्स, गवर्नेंस लैब्स की कार्ययोजनाएं आयोजित की जाएंगी गांव स्तर तक, और 1 लाख जनजाति गांव का विजन 2030 तैयार किया जाएगा जनजाति समुदाय के साथ मिलकर के। ठीक है, 30 राज्यों यूटी में 550 जिलों में 20 लाख जनजाति नेतृत्वकर्ताओं का ये नेटवर्क पूरा तैयार करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने नेशनल एक्सप्रेसवे का दर्जा दे दिया है। बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना में से एक पटना पूर्णिया एक्सप्रेस को औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। नेशनल एक्सप्रेसवे 9 इसको घोषित किया गया है। ठीक है, और पहला, ये ध्यान देना, बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर, जैसे देखो ये बिहार का ये जो पूरा आपने देख लिया, अगर ये नक्शा देखा तो पटना यहाँ है तो पूर्णिया यहाँ पे है, और ये पूरा जो है इसके सीमा के बीच में ही है। 3 घंटे की दूरी अब इसके बीच की हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं केरल, भारत का पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। तो केरल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वयं को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। पी बिजन ने यह घोषणा डीजी केरल परियोजना के अंतर्गत पहले चरण की सफलता के बाद की है। ठीक है, इसमें 1.5 करोड़ व्यक्ति शामिल किए गए और इसमें 83.46 लाख परिवारों में सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, याद रखना है कि जो पूरा मूल्यांकन और प्रशिक्षण दर है उसमें सफलता रेट कितनी रही है, 99.98% रही है। इसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट एक चीज़ और भी आता है कि 104 वर्ष के जो प्रतिभागी थे MA अब्दुल्ला मौलवी बाकवी ने भी प्रशिक्षण अपना जो है पूरा किया था। यह जो प्रशिक्षण है वो पंचायती राज और नगर निकाय, जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएं, उसके माध्यम से किया गया था। अब राज्य के जो नागरिक हैं आसानी से ई-गवर्नेंस पोर्टल, आयुष्मान भारत, PM किसान, जनधन योजना, इन सारी योजनाओं तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, वित्तीय समावेशन, इन सारी चीज़ों का जो है इसे गति मिलेगी। RTI दाखिल करना हो, शिकायत दर्ज करना हो, जो नागरिक गतिविधि उसमें भागीदारी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो केरल में डीजी केरल की शुरुआत कब हुई थी? परियोजना की शुरुआत 2021 में पुल्लमपारा पंचायत से हुई थी और सरकार की के स्मार्ट यानी केरल स्मार्ट पहल से जुड़ी हुई है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि भारत ने ALMM के तहत 100 गीगावाट सौर PV विनिर्माण की उपलब्धि हासिल की है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला है। देश ने ऑफिशियली 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण कैपेसिटी हाल ही में प्राप्त कर ली है। ठीक है, और यह उपलब्धि जो है वो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत दर्ज की गई है ALM के तहत। 2014 में यह जो कैपेसिटी थी सिर्फ कितनी थी, 2.3 गीगावाट थी। अब 2030 तक हमें याद रखना है कि जो सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है
और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन प्राप्त करने का लक्ष्य है। उसमें एक बहुत अधिक बड़ा कदम हम लोग जो है ये पाया है। इसके लिए पीएलआई स्कीम की जो नीतियां हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब याद रखना है कि 4 वर्षों में जो हमारी कैपेसिटी है 12 गुना बढ़ी है, 100 गीगावाट तक हो चुकी है, ठीक है। और 123 इकाइयों का जो संचालन है वर्तमान में हो रहा है। मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण की घोषणा की गई है। तो एमपी में 4 बाघ अभियान, कौन कौन से? टाइगर रिजर्व, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, इनको जोड़ने के लिए 4 लेन वाले कॉरिडोर के जो है ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण की घोषणा यहाँ पे की गई है, भोपाल और जबलपुर के बीच में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। नीति आयोग की होम स्टे पर पुनर्विचार नीतिगत मार्ग निर्धारण पर रिपोर्ट जारी की गई है। नीति आयोग ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से पुनर्विचार रीथिंकिंग होम स्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज में शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें होम स्टे और बीएनबी बेड एंड ब्रेकफास्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सुमन बेरी उपाध्यक्ष जो है उनके द्वारा ये जारी किया गया, ठीक है। तो जो इसमें जो एग्रीगेटर्स हैं, जो मेजबान यानी जो होम स्टे का जो संचालन करते हैं वो, और नीति नियताओं के साथ इसमें बेहद सांस्कृतिक रूप से एक जो है इफेक्टिव ट्रैवल अनुभव को यहाँ प्रदान करने में होम स्टे की भूमिका पर इसमें प्रकाश डाला गया है, ठीक है। और रिपोर्ट को जारी करते समय IAMAI, मेक माई ट्रिप, एयरबर्न, चेज इंडिया, ISPP और कन्वर्जेंस फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की भागीदारी रही है। यह जो रिपोर्ट है ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसर की जो अवसर पैदा करने वाले होम स्टे के जो होता है होम स्टे, ये काफ़ी फेमस है, खासकर पहाड़ी राज्यों में जहाँ पर लोग जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, घूमने के लिए, पर्यटन के लिए। तो काफ़ी अधिक जो है इसमें केस स्टडीज़ भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। भारत जो है AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। एग्जीक्यूटिव AIBD जो है एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। बैठक, ये चुनाव कहाँ पे हुआ था? फुकेत, थाईलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फुकेत, थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। वर्तमान में जो है AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस का भारत अध्यक्ष भी है, ठीक। अब याद रखना है कि ये 1977 में यूनेस्को के संरक्षण में AIBD जो है एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। 45 देशों के 92 संगठन जो हैं इसके सदस्य हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य भी है। और प्रसार भारती सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से क्या करता है? हमारा प्रतिनिधित्व करता है। कौन? प्रसार भारती, ठीक है। तो इस 23वीं जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी इसका आयोजन जनता, शांति और समृद्धि के और मीडिया के लिए मीडिया के थीम पे हुआ था। अध्यक्षता कौन की थी? भारत के गौरव द्विवेदी ने की थी, ठीक है। मराठा सैन्य प्रदेश यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। मराठा शासकों की किलेबंदी प्रणाली को दर्शाने वाले मराठा सैन्य प्रदेश जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। मराठा शासकों द्वारा 17वीं और 19वीं सदी के बीच में निर्मित महाराष्ट्र का सालहेर किला, शिवनेरी किला, लौरगढ़ किला, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो विजय दुर्ग, संदेह दुर्ग, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण पन्हाला किला, ये सभी किलाओं को जो है ये क्या करते हैं कि सैन्य प्रणाली और किलेबंदी का एक अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। तो इनको यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। अब इन किलों को शामिल होने के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 44 हो चुकी है। 12 किलो को एक ही स्थल के तौर पे शामिल किया गया है, ठीक। अब तब अगर हम बात करते हैं तो इसमें से जो 44 में से 36 स्थल है वो सांस्कृतिक स्थल है, 7 जो है वो क्या है? प्राकृतिक स्थल है, और 1 स्थल जो है मिश्रित श्रेणी है। तो कौन कौन सा किले हैं? रायगढ़ का किला, राजगढ़ का, शिवनेरी का, प्रतापगढ़ का, पन्हाला का, विजयगुर का, लोहागढ़ का, सालहेर का, ठीक है, सिंधुदुर्ग का, सुवर्णदुर्ग का, खंडेरी का और जिंजी का। जगह याद रखना, इसमें सब महाराष्ट्र में है। एक इसमें जिंजी का किला कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि जो अभी हाल ही में UPSSC पेट का एग्जाम हुआ था उसमें किले पूछे गए थे और टफ क्वेश्चंस थे वो फैक्चुअल नेचर के, तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बैराबी सैरांग रेल लाइन के उद्घाटन के साथ आइजोल जो है भारत के रेल नक्शे से जुड़ चुका है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 13 सितंबर 2025 को मिजोरम के बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया। राज्य की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नक्शे से जुड़ गई। पुलों की संख्या जो है, पुलों में एक पुल की संख्या 196 मीटर की ऊंचाई पे भी है। याद रखना है कि 51 किलोमीटर लंबी जो परियोजना है केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। आइजोल को असम के सिलचर से और वहाँ से पूरे देश को जोड़ देगी, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आता है डीप ओशन मिशन के तहत भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी। भारत ने महासागर की गहराइयों की खोज में एक नया इतिहास रचा है। डीप ओशन मिशन के तहत एक भारतीय एक्वानॉट ने उत्तर अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगा दिया। सबसे गहरी मानव गोताखोरी है भारत की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, 5 और 6 अगस्त को फ्रांसीसी सबमर्सिबल नॉटिल से ये 2 गोताखोरी की गई थी। राजू महेश ने 4025 मीटर तक की जो है यहाँ पे गोताखोरी की थी, और दूसरे जो एक्वानॉट थे जतिंदर पाल सिंह, उन्होंने 5002 मीटर तक जाकर नया रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, नौसेना कमांडर है, सेवानिवृत्त। ठीक, अब ये इस पूरी उपलब्धि के बाद ये भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो गहरे समुद्र में मानवयुक्त अभियान चला सकते हैं। ठीक है, मत्स्य 6000 नामक मानवयुक्त सबमर्सिबल 6000 गहराई तक 6000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए विकसित की गई है। इसका परीक्षण कब तक होगा? तो दिसंबर 2027 तक होगा। ठीक है, दिसंबर 2027 तक होगा। मत्स्य 6000 जो है भारत की पहली स्वयं संचालित मानवयुक्त पनडुब्बी है। गोलाकार आकार में टाइटेनियम धातु से बनाया गया है, टाइटेनियम मिश्र धातु से। ठीक है, 3 एक्वानॉट्स को 12 घंटे तक समुद्र के अंदर ले रख सकती है और 96 घंटे तक उसको इमरजेंसी के सिचुएशंस में जीवित रख सकती है। ठीक है, इसका फोकस एरिया क्या है? तो खनिज और हाइड्रोकार्बन की खोज करना, जैव विविधता का अध्ययन करना और जलवायु अनुसंधान को शामिल करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के विशिष्ट इकोनॉमिक क्षेत्र जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, एक्सक्लूसिव जोन है, उसमें भविष्य में पहुंच प्रदान करने के लिए दुर्लभ खनिजों के खोज के लिए जो है बहुत इससे हेल्प मिलेगी। भारत जो है इस उपलब्धि से अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया है। ठीक है, तो याद रखना कि थीम क्या था? तो 9वें संस्करण का जो पुरस्कार था, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R की थीम पर केंद्रित था। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो याद रखना कि 4 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया गया, इसमें एक नया ये जुड़ा गया था। ये श्रेणी पहली बार आरंभ की गई है, सुपर स्वच्छ लीग शहर। ठीक है, ये विशेष स्वच्छता वाले शहरों की श्रेणी है, सुपर स्वच्छ लीग शहर। दूसरा है स्वच्छ शहर, जनसंख्या के आधार पर 5 श्रेणी में बांटा गया इसको, विशेष श्रेणी, फिर गंगा शहर, कैंटोनमेंट, सफाई मित्र, महाकुंभ वगैरह, और राज्य स्तरीय। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे की है। तो यहाँ पे जो पहली श्रेणी है सुपर स्वच्छ लीग शहर, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला पुरस्कार इंदौर MP को मिला है, दूसरा सूरत को मिला है, तीसरा नवी मुंबई को मिला है। लगातार 8वीं बार इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले श्रेणी में अगर हम बात करते हैं, 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में, तो नोएडा UP का, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोएडा UP का। ठीक, और इसके बाद जो क्रमशः अगर बात करें चंडीगढ़ मैसूर को दिया गया है, यानी कि नोएडा UP का 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या में शामिल है। ठीक है, 50,000 से 30 लाख की जनसंख्या में बात करते हैं तो नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग को यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि स्वच्छ शहर श्रेणी के पुरस्कार भी जनसंख्या के आधार पर 5 श्रेणी में बांटे गए हैं, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला पुरस्कार किसको मिला है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में तो वह अहमदाबाद को, दूसरा भोपाल को, तीसरा लखनऊ को मिला है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या, ये जनसंख्या वाली बात है। लेकिन जो सुपर स्वच्छ लीग है इसमें इंदौर टॉप पे है, दूसरा कौन है? गुजरात का सूरत है, तीसरा नवी मुंबई है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले बीच में, ये मीरा भायंदर महाराष्ट्र और बिलासपुर जमशेदपुर है। MP का जो देवास है वो 50,000 से 3 लाख की जो जनसंख्या वाले शहर में है। ठीक, वहीं अगर हम विशेष श्रेणी की बात करते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार किसको मिला है? प्रयागराज को मिला है। सबसे सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड का पुरस्कार किसको मिला है? तो सिकंदराबाद को मिला है। ठीक है, हैदराबाद के जो पास है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र का पुरस्कार किसको मिला है? तो ग्रेटर विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर दोनों को मिला है। कि क्या चीज़? सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र। वहीं महाकुंभ के दौरान बेहतरीन शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व मेला अधिकारी तथा प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, होनहार स्वच्छ शहरों की चौथी श्रेणी में प्रत्येक राज्य के एक शहर को पुरस्कृत किया गया, तो यूपी का आगरा को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें अब देखते हैं हम लोग। अच्छा,
प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार में श्री विजयपुरम को, यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह वहाँ की जगह जो है श्री विजयपुरम को पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार में। भारत में पशु रक्त आधान और ब्लड बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन डेयरी विभाग ने पशु स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक कदम उठाया है और नेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं जो पशु रक्त आधान की सेवाएं वेटनरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो पूरी पहल है आपातकालीन स्थितियों में पशुओं की देखभाल के लिए लंबे समय तक ये कमी थी इसको पूरा किया है। इसमें इसका उद्देश्य है कि पशु कल्याण, बायोसेफ्टी, वन हेल्थ के जो अप्रोच है उसको मजबूत किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग कि फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। ये एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा पे थे। ठीक है, और पीएम मोदी के बाद और फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के बाद हैदराबाद हाउस में यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा हुई। 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, हम और जो ये फिलीपींस है ये क्या हमारे यानी भारत और फिलीपींस अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके 75 वर्षगांठ को मना रहे हैं। तो दोनों के देश में 9 जो है वो समझौते हुए। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के एग्जीक्यूशन के लिए, एक्शन प्लान के लिए यहाँ पे बात की गई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एयर स्टाफ वार्ता पर भारतीय वायुसेना और फिलीपींस की वायुसेना के बीच में टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए जो है, और नौसेना स्टाफ वार्ता, भारत, सब सारी चीज़ों की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यहाँ पे उसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया। भारत और फिलीपींस सरकार के बीच में जो आपराधिक मामले उस पर कानूनी संधि की बात की गई है। ठीक है, और भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और फिलीपींस का विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के बीच में 2025 से 2028 तक की अवधि के लिए कॉपरेशन कार्यक्रम यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जैसे पर्यटन पर सहयोग। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसरो और जो फिलीपींस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसके बीच में जो है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो सारी चीज़ें हुई। ठीक, इसके बाद जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है कि ज्वाइंटली जो है स्मारक डाक टिकट यहाँ पे जारी किया गया। डाक टिकटों पे भारत और फिलीपींस के जो राष्ट्रीय पुष्प हैं कमल और संपाईगुता को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। फिलीपींस जो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फिलीपींस भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश है। दोनों देशों के बीच वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार $3 अरब है, $3 अरब। और आपको याद रखना क्या है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल पे एक सवाल पूछा गया था और उसकी मारक क्षमता पूछ दी गई थी या पेलोड कैपेसिटी पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ एक फैक्ट को और भी ध्यान देना है कि भारत फिलीपींस में सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए पायलट परियोजना पर समर्थन प्राप्त करेगा। किस चीज़ का? सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टैब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, फिलीपींस को इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है और फिलीपींस के नागरिकों के लिए 1 वर्ष के लिए अगस्त 2025 से मुफ्त ई पर्यटक वीजा की सुविधा का विस्तार किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। अब आते हैं इसरो और नासा के ज्वाइंट उपग्रह निसार का सफल प्रक्षेपण हुआ है। ये सवाल कब पूछा गया था? 2023 के यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल पूछा गया है, 1 लाइनर क्वेश्चन बना है कि निसार उपग्रह निम्न में से किस किस के जो एजेंसी है उसके सहयोग के द्वारा बनाया गया है। तो याद रखना है कि इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा ज्वाइंटली जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को यहाँ पे 30 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, GSLV S-16 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया। अब तक के सबसे बड़े रॉकेट से जो है मतलब GSLV MK2 से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, याद रखना उपग्रह निसार का वजन कितना है? तो 2393 किग्रा। हो सकता है कि स्टेटमेंट में सवाल दे दे क्योंकि यूपी से उल जुलूल सवाल पूछ रहा है, 2024 के पेपर में आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के बाद 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उपग्रह को सूर्य तुलीन कालीन कक्षा में इसको जो स्टैब्लिश किया गया है। निसार एक वेधशाला है जो नासा द्वारा निर्मित एक L बैंड जो रडार है इसको इसरो द्वारा निर्मित S बैंड के साथ इसको जोड़ती है रडार के साथ। ठीक है, एक वेधशाला है। अब यह उपग्रह किसी भी मौसम में दिन रात 24 घंटे पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता है, लैंडस्लाइड का पता लगाने, डिजास्टर मैनेजमेंट करने, क्लाइमेट चेंज की निगरानी करने में सक्षम है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस उपग्रह से हिमालय और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में जो बदलाव हो रहे हैं, पर्वतों की स्थिति क्या है, हिमनद की गतिविधियाँ क्या है, इन सभी मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकेगा। और यह मिशन की अवधि नासा के लिए 3 वर्ष है और इसरो के लिए कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक है,
नागालैंड में लुप्तप्राय एशियाई कछुए को पुनः संरक्षित किया गया। गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को नागालैंड के पेरेन जिले के जेलियांग सामुदायिक अभयारण्य में पुनः लाया गया है। कौन सा? गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को। ठीक है, इस पहल का नेतृत्व नागालैंड का वन विभाग और भारत कछुआ संरक्षण कार्यक्रम ने किया था। ठीक है, और इन कछुओं का जन्म किस पे हुआ था? तो 2019 में एक संरक्षण परियोजना के तहत हुआ था। ठीक है, याद रखना, कभी ये प्रजाति नागालैंड में आम रही थी, जंगल के छोटी हाथी के रूप में इसको जाना जाता था। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी जो इनकी प्रजाति है। ठीक है, ये बीज प्रसार में, वन प्रजनन में, वन भूमि सफाई में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। कांडला में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने कांडला में गुजरात का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र चालू कर दिया है। इस 1 मेगावाट वाले कैप जो संयंत्र है, इसका उद्घाटन 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 मेगावाट का जो मोदी जी द्वारा बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का पहला मॉड्यूल है। ठीक, 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ ये जो सुविधा भारत की नेट जीरो की यात्रा में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कांडला में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हो चुका है। यहाँ एक फैक्ट है, इस फैक्ट को आप नोट करना कि दीनदयाल बंदरगाह जो है मेगावाट स्तरीय ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का संचालित करने वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, क्योंकि पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे सवाल फैक्चुअल पूछता है यूपीपीसीएस करंट अफेयर्स के, आप क्वेश्चन उठाकर देखना। दीनदयाल बंदरगाह मेगावाट स्तरीय हरित हाइड्रोजन संयंत्र का संचालन करने वाला देश का पहला भारतीय बंदरगाह बन चुका है। ठीक है, अरुणाचल में टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। 700 मेगावाट की कैपेसिटी वाली टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री जो बैठक हुई उसमें, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है कि इस मेगावाट से लगभग सालाना 738 मिलियन यूनिट का स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होगा। अरुणाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली और 1% अतिरिक्त स्थानीय बिजली विकास कोष के लिए मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको ये पूरा करेगी। ठीक है, गुजरात में देश का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू की है। यानी आदिवासी समुदायों में पाए जाने वाले बीमारियों को समझना, बेहतर करना उनका एक इंपॉर्टेंट जो है लक्ष्य है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना उसको गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। किसके द्वारा? गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा। इसमें 17 जिलों में 2000 आदिवासी व्यक्तियों के जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाएगी। व्यापक जेनेटिक डेटाबेस को रेडी किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर जैसी जो वंशानुगत बीमारियां हैं उनकी जल्दी पता लगाने, बेहतर इलाज के लिए बहुत ये हेल्पफुल करेगा। ठीक है, बल्कि ये खोज नहीं है ये परियोजना, बल्कि एक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डेटा एनालिसिस है, उसके माध्यम से जो कम्युनिटीज़ हैं उनको जो सशक्त करना, एम्पावर करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्रांतिकारी पहल है। यह परियोजना 2025-26 में गुजरात राज्य के बजट के तहत मंजूर की गई है। इसका शीर्षक क्या है? गुजरात में जनजातीय आबादी के लिए जीनोम डेटा इसका निर्माण करना। ठीक है, देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग प्रयोग हुआ है। राजस्थान के राज्य कृषि विभाग ने देश क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए जयपुर के रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने के लिए पहली बार ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा का प्रयोग शुरू किया। ठीक है, जो पहले चरण में विफल रहा, लेकिन इसके बाद 1 सितंबर 2025 को एक्सेल 1 के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराने में सफलता मिली है और 40 मिनट के अंदर 0.8 mm की बारिश दर्ज की गई थी। ठीक है, इस दौरान AI बेस्ड तकनीक और हाइड्रोटेट्स प्लेटफॉर्म के साथ स्वदेशी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। ड्रोन द्वारा क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन यहाँ पे पूरा किया गया। ठीक है, जो क्लाउड सीडिंग की प्रोसेस है AI बेस्ड आधारित प्लेटफॉर्म हाइड्रोट्रेस द्वारा संचालित किया गया है। ठीक है, इस तकनीक को DGCA, मौसम विज्ञान विभाग, जिला प्रशासन और कृषि विभाग सहित कई संस्थानों से अनुमोदन हुआ था। एक मौसम जो क्लाउड सीडिंग होती क्या कि मौसम परिवर्तन तकनीक होती है, इसके माध्यम से वर्षा की जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए जो बादल होते हैं उसमें सिल्वर आयोडाइड, याद रखना ये फैक्ट पूछा जाता है यूपीपीएससी में, साइंस में, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे रसायनों का जो है वो छिड़काव किया जाता है। ये रसायन जल बूंदों के निर्माण के लिए नाभिक का कार्य करती हैं और ये भारी हो जाती है, इसके वजह से इसे वर्षा होती
की है। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो है स्थिति में वायु प्रदूषण को कम करने में भी ये बहुत अधिक जो है कहीं ना कहीं लाभदायक होती है। ठीक है, लाभदायक होती है। देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक यहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 अगस्त 2025 को देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक जो है वो श्रेष्ठ यानी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ को लॉन्च किया है, जो भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बहुत महत्वपूर्ण। यह अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य क्या है कि एक पारदर्शी डेटाबेस ढांचे के माध्यम से स्टेट लेवल की जो दवा नियामक प्रणाली उसका मूल्यांकन करना है और उसको सुदृढ़ीकरण करना है। इससे यह कार्यक्रम क्या करेगी कि देश में भारत में जो दवाओं की गुणवत्ता है, सुरक्षा है, इफेक्टिवनेस है, उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी तो दर्शाती है कि हर देश का जो नागरिक है वो स्थान की परवाह किए बिना अपने आप को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं उसको मिल सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भारत जो है औषधि क्षेत्र जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है दुनिया के ऐसे बड़े क्षेत्र में से जो वैश्विक स्तर पर सस्ती दवाओं के लिए कारण इसे फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन राज्य स्तर पर जो नियामक क्षमता उसमें काफ़ी अंतर देखा जाता है। ठीक है, तो दवा के निर्माण की निगरानी, लाइसेंसिंग, वितरण में राज्यों में असमानताएं होती हैं, बहुत अधिक भूमिका भी है इसमें, तो ऐसे लिए इसकी जरूरत भी पड़ी थी। तो टीकों के लिए भारत को WHO का ML3 स्टेटस मिलने जैसी सफलताओं ने भी ऐसे सुधारों के लिए एक बेस तैयार किया। तो श्रेष्ठ का विस्तृत रूप क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। ठीक है, एक वर्चुअल गैप असेसमेंट के रूप में काम करेगा। दवा नियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन का बेंचमार्क तैयार किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन श्रेष्ठ की निगरानी करेगा। 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स। इस 5 थीम के तहत 27 सूचकांक इस पर मूल्यांकन शामिल कि मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, लाइसेंसिंग, निगरानी गतिविधियां, त्वरित प्रक्रिया। दूसरा क्या है? मुख्यतः वितरण वाले यूटी और राज्य को यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं कि भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन नागपुर पुणे वंदे भारत का उद्घाटन किया है। नागपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ये उद्घाटन समारोह हुआ। ठीक है, यह वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड रखती है। नागपुर से पुणे की दूरी लगभग 12 घंटे है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बड़ी खबरों में भी था कि रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण हुआ। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर की लंबाई है ये। ठीक है, 4.5 किलोमीटर की लंबाई है और ये शायद जो है मुगल सराय से ही यहाँ पे दीनदयाल पोर्ट से यहाँ पे जो है उसको स्टार्ट भी किया गया है। ठीक है, यहाँ मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बोलते हैं। तो यहीं पे यहाँ से जो है गंज खावा रेलवे स्टेशन से गढ़वा रेलवे स्टेशन के बीच में जो है गढ़वा यानी कि झारखंड के बीच में ये पूरी मालगाड़ी जो है वो चलेगी। इसमें 354 ड्रैगन है, 7 इंजन लगे हुए हैं। ठीक है, नवीन जो कपलिंग टेक्नोलॉजी है उस पर यहाँ पे सारी चीज़ें इसको जोड़ी गई थी। ये जो एशिया की सबसे लंबी जो है ये मालगाड़ी है, उसका नाम है रुद्रास्त्र। नेक्स्ट आते हैं भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो इसमें भारत के अपने तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये इसमें याद रखना कि इसमें स्टेम कल्चर यूनिट, 3D बायो प्रिंटर, मतलब सारी चीज़ें जो है इसमें अवेलेबल हैं। तो इसमें बस याद क्या रखना हमें कि कहाँ पे हुआ है? पशु सेल स्टेम बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन तो हैदराबाद में हुआ है, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में हुआ है। ठीक है, इसके माध्यम से पशु स्टेम कोशिकाओं और उसके जो बायो बैंकिंग को सक्षम करने के लिए सुविधाओं का विस्तार यहाँ पे इसमें किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि बाल न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पंजाब पहला राज्य बन चुका है। यानी न्याय प्रणाली को अधिक समावेशी इंक्लूसिव बनाने के लिए पंजाब सरकार भारत का पहला स्टेट ऐसा बन गया है जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों, ट्रांसलेटर को और विशेष शिक्षकों को औपचारिक तौर पर सूची में शामिल करके उसे अधिक इंक्लूसिव बनाया है और पॉक्सो एक्ट के मामलों तक जो भी इसे बढ़ाया जाएगा।
ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्याय और अधिकारों तक जो है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं या वाणी बाधित बच्चे हैं, उनको यहाँ पे शामिल करके बहुत अधिक जो है उसमें हेल्प मिलेगी। ये जो पेशेवर होंगे ये अदालती कार्रवाई में बच्चों को सहायता भी देंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो न्याय है वो प्रभावी तौर पे उन्हें मिल पाएगा, न्याय संगत, पारदर्शी, निष्पक्ष परिणाम भी सुनिश्चित होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं लद्दाख। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, कि पूर्वी लद्दाख का जो स्योक गांव है, जो गलवान घाटी मार्ग पर स्थित है, में शीघ्र ही जो यूटी लद्दाख है उसका पहला वनस्पति उद्यान बोटानिकल गार्डन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 10 हेक्टेयर बंजर भूमि जो समुदाय कम्युनिटी भूमि है उसको एक हरित पारिस्थितिकी क्षेत्र में चेंज किया जाएगा, ठीक है। और स्थानीय फलों, औषधि पौधे हैं, जो दुर्लभ वनस्पति हैं, उनके लिए समर्पित किया जाएगा। इसकी परियोजना किसका हिस्सा है? तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक अभियान का हिस्सा है। लद्दाख का एक जो अभियान है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, इसी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि बंजर भूमि को पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के माध्यम से ग्रीन क्षेत्र में बदलना, ग्रीन हरित क्षेत्र में बदलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये ध्यान देना कि इससे क्या होगा कि ये इन सारी चीज़ों को इको टूरिज्म और वार जोन टूरिज्म का यहाँ पे केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। यह उद्यान 2029 तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दिल्ली विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली विधानसभा बन गई है। ऐसी चीज़ें सवाल पूछता है। एक बार यूपीपीसीएस ने करंट अफेयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, तो एयरपोर्ट को पूछा था कि कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है भारत का, शायद कोच्चि एयरपोर्ट था, जो सौर ऊर्जा से संचालित था। तो विधानसभा जो सौर ऊर्जा से संचालित है उससे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा ने इतिहास रचा है, ऐसी पहली विधानसभा बनने का गौरव प्राप्त कर लिया जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित हो रही है। विधानसभा की छत पर 500 किलोवाट की ऊर्जा परियोजना ये चालू हुई है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि सौर ऊर्जा पर स्विच करने इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा ने वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल के तहत नेवा अभी लॉन्च किया। नेवा क्या है? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से क्या होगा कि विधानसभा की कार्रवाई पेपरलेस हो जाएगी। इससे कार्यकुशलता, इफेक्टिवनेस, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो नेवा और पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जो है ये विधानसभा, ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं, अब इस जो पूरी प्रोजेक्ट में नेट मीटरिंग की भी जो है सुविधा, जिससे अतिरिक्त जो सौर ऊर्जा होगी उसको बिजली ग्रिड में वापस भेजा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट परियोजना के तहत पहली इमारत का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को कर्तव्य भवन का। आपने खबरों में पढ़ा होगा कि नरेंद्र मोदी ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट परियोजना थी, उसकी पहली इमारत कर्तव्य भवन का जो है उसको उद्घाटन किया है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का प्रमुख जो है एक तत्व है, अंग है। कई मंत्रालय विभागों को सिंगल, आधुनिक और एक जो इफेक्टिव परिसर में ये यहाँ पे समेकित करके केंद्र सरकार ने सरकार के कामकाज को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ठीक है। उद्घाटित कर्तव्य भवन में 3 में इसमें ध्यान देना, जियो3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये सब जो MSME मंत्रालय, DOPT, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का यहाँ पे ऑफिस जो है यहाँ पे शामिल किया जाएगा। बहुत सारे भवनों जो हैं इसमें इस तरह की जाएंगी। इस तरह सेंट्रल विस्टा जो परियोजना भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फैक्ट्स। 30 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा ने हैदराबाद के कान्हा शांति वन में बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। क्या किया? बाबूजी वनम का उद्घाटन किसने किया? तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा ने। कहाँ पे? तेलंगाना के कान्हा शांति वन में। विश्व का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन माना जा रहा है, पहला ऊर्जा संचरण उद्यान इसको माना जा रहा है, ठीक है। इसे संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्था के सहयोग से बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित किया गया है। 40 प्रकार के वृक्ष लगाए गए जो प्राणभूति को और यानी कि जो यौगिक ट्रांसमिशन को अवशोषित करके आत्मा का पोषण करते हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के कान्हा गांव में यह थीम आधारित जो पूरा उद्यान है, दुनिया में पहला अपनी तरह का उद्यान है। यह उद्यान एक केंद्रीय जल निकाय है, सृष्टि की उत्पत्ति को यह प्रदर्शित करता है। पेड़ों का औषधि महत्व है, इसमें नीम, लाल चंदन, तुलसी, उष्णकटिबंधीय बादाम इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। यह जो जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार के जीवों और पक्षियों का आकर्षण केंद्र है। इस कार्यक्रम में 2 विशेष प्रकाशनों का भी विमोचन हुआ, जिसमें कि पहली पुस्तक पवित्र तीर्थंकर है, जिसमें दाजी ने 24 जैन तीर्थंकरों का सार प्रस्तुत किया है, और दूसरी पुस्तक सिम्फनी ऑफ लव बाबूजी महाराज की जो लेखिका है मदर हेलेन पैरेट द्वारा, ये आदरणीय दाजी के साथ अपने जो ध्यान सत्र है सोमवार दौरान उनके संदेश जो देते थे उसका एक संग्रह केंद्र है, संग्रह बुक है पूरी, सिम्फनी ऑफ लव। तो 2 बुक भी यहाँ पे पब्लिश किए गए, ठीक है।
अब आते हैं कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने पौधों के संरक्षण हेतु 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत की औषधि पौधों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और उसके लाभों के बारे में ज्ञान के प्रसार की दिशा में इंपॉर्टेंट कदम उठाते हुए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है, इसने 2 इंपॉर्टेंट एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य क्या है? न केवल दुर्लभ औषधि प्रजातियों का संरक्षण करना, बल्कि हेल्थ केयर सर्विसेज में उनकी भूमिका और जनजागरूकता को भी बढ़ाना है। ठीक है, यह पहला जो समझौता है राष्ट्रीय पादप औषधि पादप बोर्ड और पुणे के स्थित ईसावेद बायो प्लांट वेंचर के बीच में हुआ है। यह जो समझौता है दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय औषधि पौधों के जर्मन प्लाज्म संरक्षण पर केंद्रित है। टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, दूसरा समझौता जो है त्रिपक्षीय एमयू है, जिसमें कि NMPV और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एम्स के बीच में हस्ताक्षरित किया गया है। यह सहयोग की प्रमुख पहल जो है एम्स परिसर में राष्ट्रीय औषधि पादप उद्यान की स्थापना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यह जो जीवन संसाधन है केंद्र है, यह पारंपरिक जो ट्रेडिशनल चिकित्सा ज्ञान है उसको मॉडर्न हेल्थ जो प्रणाली उसके साथ जोड़ेगा। ठीक है, और ये मोदी जी के जो 2027 तक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत की विजन के अनुरूप है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। भारत का जो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला देश का पहला बन चुका है। ये पहला देश बन चुका है जिसने भारत का पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है। भारत ने पारंपरिक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को जुलाई 2025 में शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य क्या है? AI जैसे इंपॉर्टेंट जो आधुनिक डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करके भारत की जो समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है और उसका संरक्षण करना है, संवर्धन करना है। WHO ने इसे जो है काफ़ी अधिक जो है सराहनीय बताया है, नवाचार के लिए इंपॉर्टेंट बताया भी है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ हैं, ज्ञान है, उसको AI के माध्यम से संरक्षित करेगा, उसको व्यवस्थित करेगा। उद्देश्य क्या है? सुलभ और वैज्ञानिक तौर पे सुलभ तौर पे ये जो है उपयोगी बनाना और पारंपरिक चिकित्सा उपचार पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा में उसका उपयोग करना। ठीक है, WHO की जो नई रिपोर्ट है मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन में भारत के योगदान की विशेष तौर पर प्रशंसा की गई है। और AI बेस्ड जो अनुप्रयोग है कौन कौन से भारत की, याद रखना, इसको नोट कर लो आप, नाड़ी परीक्षण, जीवा विश्लेषण और प्रकृति मूल्यांकन, इसका उपयोग किया गया है। एक प्रमुख क्षेत्र है आयुर्जीनोमिक्स, जो आयुर्वेद और जीनोमिक्स को जोड़ करके एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य सलाह देता है। AI का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने AI फॉर ऑल की सोच के साथ AI को जो सामाजिक कल्याण है विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा देने की बात भी की गई है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में इस दृष्टिकोण को भारत ने साझा भी किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट 2025। भारत के एशियाई शेरों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 10 अगस्त 2025 को 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार जो देश में शेरों की आबादी 2020 से 25 के बीच में 891 हो चुकी है, 32% की वृद्धि हुई है। और वयस्क मादाओं की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है, 330 हो चुकी है। ठीक है, याद रखना है कि वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में नई उपग्रह आबादी भी शामिल है। उपग्रह आबादी में कुल देखें तो कुल 997 शेर 9 जगहों पर पाए गए हैं। गुजरात के अमरेली जिले में शेरों की सर्वाधिक संख्या जो है वो दर्ज की गई है। ठीक है, और मिटिया वाला अभ्यारण्य के आसपास भी जो है शेरों की आबादी देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो केरल 2020 से 25 तक संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में टॉप पे रहा है। ये चीज़ को आपको याद रखना है कि केरल को राष्ट्रीय उद्यान और जो संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया है उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन के तहत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला स्टेट घोषित किया गया है। यानी कि जो भी प्रदर्शित जो राष्ट्रीय उद्यान है और संरक्षित क्षेत्र हैं उसका सबसे अधिक इफेक्टिव मैनेजमेंट किस स्टेट ने किया, तो केरल सबसे टॉप पे रहा है। केरल को बहुत अच्छा मिला है। ठीक है, फिर कर्नाटक पे है, फिर पंजाब है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें याद रखना है कि IUCN के द्वारा जो मानदंड आधारित किए गए थे और संरक्षित क्षेत्रों पे विश्व आयोग द्वारा वैश्विक मानदंड है, उसमें 6 श्रेणियों पे 32 मानदंडों पे इन सारे इफेक्टिवनेस को मापा गया। ठीक है, केरल का जो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र उसमें एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को देश का शीर्ष पार्क माना गया है। दक्षिण पश्चिमी घाट में इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 97 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो पार्क है एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क जो है वो 16 घास और नीलगिरी तहर के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रसिद्ध नीलकुरुंजी फूल भी खिलता है जो 12 साल में एक बार खिलता है, इसको आश्रय देता है। ठीक है,
जम्मू कश्मीर के दाचीग्राम नेशनल पार्क को भी रेटिंग अच्छा प्राप्त हुई है। केरल का माथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसको भी यहाँ पे जो है स्कोर अच्छा मिला है। गैलेक्सी मेढक की जो है यहाँ पे एकमात्र प्रजाति पाई जाती है। कहाँ पे? तो कहाँ पे पाई जाती है? तो माथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान में गैलेक्सी मेढक की एकमात्र प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। जो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन है, वो जो कंजर्वेटिव क्षेत्र होते हैं, रिजर्व क्षेत्र होते हैं, उनके प्रबंधन के क्वालिटी का असेसमेंट करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है। इसमें बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए आवास की हैबिटेट की गुणवत्ता कितनी है, क्वालिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी है और कितना जो है एडॉप्टिव मैनेजमेंट है, उस सारी चीज़ों पे ये मापा जाता है। ठीक है। तो याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ जो यूटीज़ के मामले में सबसे पहले तो चंडीगढ़ टॉप पे है, निम्नतम जो है वो लद्दाख का है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, केरल राज्यों में सबसे टॉप पे आया है। अब आज की क्लास में हम लोगों ने 1 घंटे 17 मिनट की क्लास में हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स को देखा है। फ्रेंड्स, आप इसको रिवीजन करिएगा, इतना विश्वास रखिएगा कि ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 1 हफ्ते के अंदर पूरी मैगज़ीन मैं करा दूंगा। 1 हफ्ते में बहुत अच्छे तरीके से मैगज़ीन को इत्मीनान से हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद आप चाहो तो आज से 3 बार आप रिवाइज कर सकते हो इन्हीं वीडियोस को, इन्हीं चैप्टर्स को देख देख के। ठीक है। तो इस पूरे मैगज़ीन को आप अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेंगे, 100% श्योर है। ये जो वार्षिक मैगज़ीन है, इसमें सितंबर 2024 से लेकर के 12 सितंबर 2025 तक, और ऑलरेडी मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर दिया है करंट अफेयर्स के MCQs की। आप उसको सॉल्व करिए और इन सारे वीडियोस को देखते रहिए। करंट अफेयर्स का आपका 30 में से करीब 25 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। धन्यवाद।